अब सेकंड केस स्टडी जो मैं ले रहा हूं वो है हमारे पार्शियल मीडिएशन की है, पार्शियल मीडिएशन की केस स्टडी। पार्शियल मीडिएशन, ये देखिए पार्शियल मीडिएशन की केस स्टडी है, इसको मैं क्लोज कर देता हूं। अब इसमें इस केस स्टडी में देखिएगा ऑल दी थ्री वेरिएबल्स, अब कैटेगरिकल नहीं है, ऑल दी थ्री वेरिएबल्स कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, तो ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है तीनों के तीनों। डिपेंडेंट वेरिएबल y, यहाँ पे वेरिएबल हमारा क्या है y है ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड वेट एंड x। तो ये हम जानना चाहते हैं कि क्या ब्लड प्रेशर जो है y डिपेंड ऑन एज, क्या जैसे जैसे एज बढ़ती है तो क्या ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है एज के साथ साथ, इंक्रीज होता है। तो ये y तो हमारा है बीपी, और एक ये है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज, एक मीडिएटर, क्या वेट, जिनका वेट ज़्यादा होता है तो क्या वेट की वजह से भी जो है ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है या नहीं। तो ये हम देखना चाहते हैं कि क्या वेट का भी इम्पैक्ट ब्लड प्रेशर पे होता है या नहीं। तो इसमें हम 4 स्टेप है जो बैरोन एंड कैनोन ने दिए। पहला, फर्स्ट वी वांट टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, then relationship between x and m, the relationship between m and y. All the three relations should be significant. Okay, then we take two equation, two independent variables simultaneously, x and m means mediator. Then if in the fourth step, if fourth step the relationship between x and y, if it is significant means less than 0.0 and this is also significant, then it's a case of partial mediation. तो partial mediation में क्या होगा कि चारों जो पहला स्टेप में, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, द पी वैल्यू शुड बी लेस देन 5.05, और फोर्थ स्टेप जो है, फोर्थ स्टेप में जब हम दोनों को x और m को एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस में, तो ये दोनों अगर बीटा 1 एंड बीटा 2 लेस देन 0.05 मीन सिग्निफिकेंट आते हैं, तब हम कहेंगे कि ये केस स्टडी क्या होगी हमारी पार्शियल मीडिएशन। मतलब इसकी प्रेजेंस में मीडिएटर का रोल क्या होता है कि ये मीडिएटर अपनी प्रेजेंस में इनको इनसिग्निफिकेंट बना देता है, लेकिन मीडिएटर की प्रेजेंस में अभी भी ये सिग्निफिकेंट बना हुआ है ना, अभी भी है, तो इसका मतलब इसका इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे ये पार्शियल मीडिएशन का केस है। अब इसको कैसे परफॉर्म करेंगे, वही 4 स्टेजेस हैं जो बैरोन एंड कैनी ने दी हैं। पहला एनालाइज, रिग्रेशन, देन द ब्लड प्रेशर डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप, यस, age significantly contributing to blood pressure, as age increase blood pressure also increase। so यहाँ पे p वैल्यू हमारी क्या है 0.05 से कम, तो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप द m एंड x, m मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे मीडिएटर को और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सेकेंड स्टेज रिग्रेशन एंड देन दिस, तो इसमें m डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड देन ओके, सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस यूज कर रहा हूँ। यहाँ देखिए एज अगेन बड़ा वेट को सिग्निफिकेंट कर रहा है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वेट भी बढ़ता है, तो ये सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आ रहा है एज का भी वेट के साथ। अब लेकिन ये हमेशा नहीं होता है एज का, शुरुआती फेज में हो सकता है कि एज जैसे जैसे बढ़ेगी वेट बढ़ेगा, लेकिन एक सर्टेन इसके बाद तो ये कम होने लगेगा वेट। खैर, इसके बाद जो थर्ड है एम एंड वाई, तो दोनों में तो सिग्निफिकेंट आ गई रिलेशनशिप। अब हम थर्ड स्टेप में देखते हैं कि क्या इनके बीच में भी सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप आ रही है या नहीं। देन एनालाइज, देन दिस लीनियर रिग्रेशन and the m as a independent variable and blood pressure also dependent variable। तो मतलब वेट जैसे जैसे बढ़ेगा ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, क्या इनके बीच में सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है,
एंड देन ओके, एंड आफ्टर ओके यहाँ पे देखिए वेट इट इज लेस देन 0.05, देयर इज ए पॉजिटिव correlation 0.968 पॉजिटिव रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड ये सिग्निफिकेंट आ रहा 0.00 है ना। अब इसके बाद जो है मल्टीपल रिग्रेशन फोर्थ स्टेज में क्या लेंगे, x एंड m एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एनालाइज रिग्रेशन एंड लीनियर, तो यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर है वो हमारा डिपेंडेंट है और एज एंड वेट आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए ये दोनों मैंने यहाँ पर ले लिए एंड देन ओके यस, दोनों हमारे क्या आ गए, यहाँ पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आ रहा है। देखिए पी वैल्यू 0.05 से कम, पी वैल्यू वेट की 0.05 से कम। तो हमने क्या देखा कि स्टेप 1 में द रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड blood pressure significant, the relationship between age and weight significant relationship, the relationship between weight and blood pressure significant, एंड जब दोनों को हमने साइमल्टेनियसली ले लिया तो ये भी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसलिए ये केस होगा हमारा क्या कहते हैं उसका जो पार्शियल मीडिएशन, ये तो हो गया हमारा पार्शियल मीडिएशन। अब एक चीज इसमें और हमें समझनी है, जो अभी मैं बता रहा था पिछले वाले टेस्ट में हमने सोबल टेस्ट का यूज नहीं किया, उसका क्या पर्पज होता है। तो सोबल टेस्ट का जो पर्पज है इसमें हम टोटल इफेक्ट जानना चाहते हैं। जैसे देखिए ये हमारा जो है y और ये एक हमारा x और ये मीडिएटर वेरिएबल हो गया। तो इसको तो हम क्या कहते हैं सी डैश या डायरेक्ट 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 इफेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट इसको हम बोलते हैं ना, डायरेक्ट इफेक्ट। ये डायरेक्ट इफेक्ट हो गया। और इनडायरेक्ट इफेक्ट कौन सा होता है हमारा, ये आ गया हमारा इनडायरेक्ट इफेक्ट। मतलब एक्स एक तो डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग टू दिस, तो टोटल इफेक्ट कैसे होता है, टोटल इफेक्ट इक्वल टू डायरेक्ट इफेक्ट एंड प्लस इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट। अगर हम दोनों को इसको और इसको कर लेते हैं और तो वो टोटल इफेक्ट सिग्निफिकेंट आ रहा है या नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, सोबल टेस्ट को यूज करते हैं। उसमें एक चीज हमें और दी है इसने कि सोबल टेस्ट के लिए हमें कुछ वैल्यूज पुट करनी होती हैं। उसमें जो वैल्यूज हैं जो सोबल टेस्ट के लिए, ये सोबल टेस्ट के लिए ये ऑनलाइन कैलकुलेटर के थ्रू हम इसको कैलकुलेट करते हैं इनडायरेक्ट इफेक्ट को। डायरेक्ट इफेक्ट तो एसपीसीस भी देता है बट इनडायरेक्ट इफेक्ट नहीं देता। तो उसके लिए हमें जो है ना 4 वैल्यू चाहिए होती है। एक तो जो है हमारा ये वैल्यू है रिग्रेशन कोफिशिएंट की ए, और दूसरी है स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन ऑफ दिस, और दूसरा जो है रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ अनदर वेरिएबल एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ दिस वेरिएबल। तो ये जो वैल्यू है, जैसे इसमें हमने देखा कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये मीडिएटर, तो ये वैल्यू कहाँ से ले हम, तो ये एक क्वेश्चन होता है। तो ये जो वैल्यू है हमारी खास तौर से जो स्टेप टू हमारा ये है, ठीक है ना। इसको तो हमने नोटेशन ए दे दिया था, तो इसका नोटेशन क्या है रिग्रेशन कोफिशिएंट का यहाँ पे ए, और इसका यहाँ पे नोटेशन हमने यहाँ पे दे दिया बी समझने के लिए, है ना। तो इसमें से जब रिलेशनशिप स्टेप टू आ गया और ये स्टेप 1 है हमारा और ये स्टेप 3 है ना। तो स्टेप 2 में से जब जो रिग्रेशन कोफिशिएंट और स्टैंडर्ड एरर आ रहा है वो हम स्टेप 2 वाले रिजल्ट से लेते हैं, ये वाली जो वैल्यू है दोनों, ये बात ध्यान देने की है। और जो वैल्यू हमें उसकी लेनी है क्या कहते हैं बी और एस बी की, ये वैल्यू लेते हैं हम मल्टीपल स्टेप 4 से, स्टेप 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 4। स्टेप 4 में क्या करते हैं, y लेते हैं हम और b0 प्लस b1x प्लस b2m, है ना, दोनों को जब लेते हैं तो इसमें जो रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आएगी हमारी वो रिग्रेशन कोफिशिएंट और प्लस जो हमारा वो आएगा इसमें स्टैंडर्ड एरर, वो वैल्यू हम लेंगे स्टेप 4 से। तो कैसे लेनी है वो वैल्यूज मैं अभी आपको लिख के बता देता हूँ।
तो ये हमारा जो था पहला, देखिए हमने 4 स्टेप में किया था इस केस स्टडी को। ये पहला है ये वाला, ठीक है ना। तो फर्स्ट इज एज एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो एज और वेट के बीच में, पहला एज और वेट के बीच में हमने देखा था, एज और वेट, एज, यस ये देखो, तो ये तो सिग्निफिकेंट आ रहा हमारा पहला वाला। तो हमें जो सोबल टेस्ट की वैल्यू जो लेनी है ए की, ए और एस ए, वो स्टेप 2 से लेनी है। तो ये तो स्टेप 1 के रिजल्ट हैं। स्टेप 2 कौन सा था? एज एंड वेट, है ना। तो एज एंड वेट का रिजल्ट, एज एंड वेट कहाँ गया? ये रहा, एज एंड वेट, ये रहा सेकंड स्टेप। तो ए वैल्यू हमारी कौन सी होगी इसमें? ये वाली वैल्यू, ये है हमारी एज की 1.432 और एस ए स्टैंडर्ड एरर की जो वैल्यू है 0.397। अब बी और एस बी की जो वैल्यू लेनी है स्टेप 4 के आउटकम से लेना है हमें। तो जिसमें हमने मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस लगाया था, 2 वेरिएबल लिए थे, ये आ गया हमारा फोर्थ के रिजल्ट्स, ठीक है। इसमें जो है हमें वेट का जो है रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है ना। वेट का कितना? 0.490 और ये है 0.187। कहने का मतलब है ये हम कर क्यों रहे हैं, ये वैल्यूज क्यों ली हमने? क्योंकि हम जो है, एक तो ए ये वाला रिग्रेशन कोफिशिएंट और बी हमने माना था ये वाला। तो इन दोनों, ये तो डायरेक्ट इफेक्ट हो गया हमारा एक्स टू वाई। इनडायरेक्ट इफेक्ट जो लेंगे उसमें इस रिग्रेशन कोफिशिएंट और इस रिग्रेशन कोफिशिएंट के जो मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्ट आएंगे वो सिग्निफिकेंट है पी वैल्यू या नहीं। तो वो एसपीएसएस तो डायरेक्ट देती नहीं है, वो सोबल टेस्ट के थ्रू लेनी होती है। तो ये वैल्यूज हम जो है सोबल टेस्ट कैलकुलेटर में पुट कर देंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि ये इनडायरेक्ट वाला सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो अब सोबल टेस्ट हम कर देते हैं। अगर सिग्निफिकेंट आ जाता है ये भी, तो हम कहेंगे कि पार्शियल मीडिएशन है। अब मैं सोबल टेस्ट को देखिए इसमें लिखूंगा सोबल टेस्ट कैलकुलेटर ऑनलाइन, ये सोबल टेस्ट कैलकुलेटर आ गया। और इसमें मैंने फ्री सोबल टेस्ट कैलकुलेटर, एक मीडिएशन चेक करने के लिए, ये देखिए, ये इसमें यहाँ पे डायग्राम भी दिया है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मीडिएटर वेरिएबल और ये। तो ए तो हमने कहाँ से निकाला? इनके बीच का। और बी कहाँ से निकाला? इनके बीच का। तो हमारा ए कितना था? ये था 1.432, ये मैंने देखिए वैल्यू लिखी हुई है। और दूसरे वाले का जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो कितना है? 0.49। और स्टैंडर्ड एरर हमारा कितना है? 397। और इसका जो स्टैंडर्ड एरर है हमारा वो है 0.187। और अब मैं देखिए सीधा सिंपल कैलकुलेट कर रहा हूँ, कैलकुलेट के बाद रिजल्ट आ जाएगा। ये कैलकुलेट के बाद आ गया, देखिए रिजल्ट आ गया। तो ये पी वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? लेस देन 0.05। इसका मतलब है कि जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है ये वाला एक्स का वाई, मतलब थ्रू एम होते हुए जो इफेक्ट आ रहा है वाई के ऊपर, वो हमारा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। और ये डायरेक्ट इफेक्ट तो सिग्निफिकेंट था ही। तो जब दोनों इफेक्ट हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट सिग्निफिकेंट होंगे तो हम कहेंगे ये जो केस है ये पार्शियल मीडिएशन का केस है। अब इसको ये तो हो गया हमारा वो, लेकिन अगर हम इसको उसके थ्रू करें, प्रोसेस मैक्रो के थ्रू, तो हमें इतना सब काम करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें डायरेक्टली हमें वैल्यू पुट करना है। एनालाइज रिग्रेशन प्रोसेस, और प्रोसेस के बाद सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डिपेंडेंट वेरिएबल, एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेट मीडिएटर एंड लॉन्ग वेरिएबल, टिक आई एक्सेप्ट द risk of incorrect output, continue and model number 4 and then okay, and after okay हमारे पास अब रिजल्ट आ जाएंगे। देखिए प्रोसेस मैक्रो के
मीडिएशन के रिजल्ट्स। ये देखिए रिजल्ट आ गया है। अब इस रिजल्ट में हमें क्या इंटरप्रेट करना है वो भी जरा हम देख लें। तो ये देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट इस वाले, तो इसको शुरू से आप देख लीजिए। वाई एक्स एम ये हमारे डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड मिक्स्ड वेरिएबल, सैंपल साइज 30, मॉडल जो दिखा रहा है वेरिएंस 31.7%, और एम और एक्स के बीच में जो रिलेशनशिप है ये हमारी सिग्निफिकेंट आई है बिकॉज पी वैल्यू 0.012, और वाई एक हमारी जो रिलेशनशिप थी वो है एक्स और वाई डायरेक्ट रिलेशनशिप, एक्स और वाई, दिस इज देखिए एक्स ऑन वाई, तो ये भी सिग्निफिकेंट थी हमारी बिकॉज पी वैल्यू 0.01 से कम। इनडायरेक्ट इफेक्ट भी देखिए हमारा क्या रहा है यहाँ पे, इनडायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है हमारा सिग्निफिकेंट, क्योंकि मैंने बताया था ये पी वैल्यू नहीं देगा इनडायरेक्ट इफेक्ट, ये हमें बूट लोअर लेवल कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड अपर लेवल कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तब हम कहेंगे कि सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट है। तो इसमें डायरेक्ट का भी और इनडायरेक्ट का भी दोनों का हमारा सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप आ रहा है। इसलिए हमारा जो ये केस है, क्योंकि सारी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 सारी वैल्यूज हमारी सिग्निफिकेंट एंड फोर्थ कंडीशन स्टेप में भी दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, तो ये केस हो गया हमारा पार्शियल मीडिएशन। अब एक लास्ट केस स्टडी हम और ले लेते हैं फुल मीडिएशन की। ये है हमारा फुल मीडिएशन। इसमें जो 3 वेरिएबल हैं, सेल्फ स्टडी, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट और एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो ये केस स्टडी हम पहले भी ले चुके हैं। तो क्या एकेडमिक परफॉर्मेंस डिपेंड है आईक्यू पर और सेल्फ स्टडी मतलब टाइम जो देते हैं उसमें कोई डिफरेंस है? तो सबसे पहले तो बैरन एंड केनी के थ्रू हम 3 स्टेप में सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप चाहेंगे, और जो 4th स्टेप में मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस यूज करेंगे जिसमें हम 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे एक्स एंड एम। तो उसमें अगर x नॉट सिग्निफिकेंट आ जाता है एंड m सिग्निफिकेंट, तब हम कहेंगे ये फुल मीडिएशन का काम है, क्योंकि वो मीडिएटर वेरिएबल अपनी प्रेजेंस में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इनसिग्निफिकेंट बना रहा है। ठीक है, तो मैं 1 बाय 1 चारों स्टेप करता हूँ। एनालाइज 1, रिग्रेशन एंड लीनियर, academic performance dependent, IQ independent, and then okay. तो p value should be less than 0.05. तो यहाँ पे देखिए IQ significantly contributing to the academic performance because p value less than 0.05. Second, second the relationship between x and m. ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे हम, एनालाइज, सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस and then linear, m dependent variable and IQ independent variable, and then okay, then IQ level significantly contributing to the self study, जिनका IQ लेवल ज्यादा है वो ज्यादा पढ़ते हैं, है ना। इस तरीके से ये रिलेशनशिप बता रहा है। p वैल्यू सेकेंड स्टेप में भी p वैल्यू 0.05, थर्ड स्टेप में भी p वैल्यू 0.05 से कम होनी चाहिए। तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, एनालाइज, रिग्रेशन, लीनियर। अब देखिए ये जो सेल्फ स्टडी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस डिपेंडेंट वेरिएबल, नाउ वी चेक द वैल्यू। ये कितनी वैल्यू आ गई, 0.0। तो सेल्फ तीनों कंडीशन में हमने देख लिया, स्टेप 1 p वैल्यू लेस देन 0, स्टेप 2 लेस देन 0.05, स्टेप 3 p वैल्यू लेस देन 0.05। अब देखते हैं कि ये फुल मीडिएशन का केस है या नहीं है। इसमें दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल साइमल्टेनियसली हम लेंगे। तो ये हम कैसे करते हैं इसको देखिएगा, एनालाइज, रिग्रेशन, लीनियर, और इसको हमने क्या किया, एकेडमिक परफॉर्मेंस डिपेंडेंट वेरिएबल एंड बोथ द वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट, इनको मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया इंडिपेंडेंट वाले में, और ओके, एंड आफ्टर ओके यस। अब इसकी प्रेजेंस में देखिए ये वाला IQ लेवल इनसिग्निफिकेंट हो गया। तो यही हमारी कंडीशन थी फुल मीडिएशन की, कि स्टेप 1, जो स्टेप 1 है हमारा वो क्या होना चाहिए, सिग्निफिकेंट। स्टेप 1 में हमने देखा, ये देखिए हमारा जो मॉडल था ये y और x और ये मीडिएटर वेरिएबल। तो
स्टेप 1 के रिजल्ट भी हमारे सिग्निफिकेंट थे बिकॉज पी वैल्यू वाज लेस देन 0.05. स्टेप 2 p value less than 0.05. Step 3 p value less than 0.05. And step 4 when we include both independent variable in our model, then इसमें step 4 में क्या होता है? step 4 में हमने बताया था फुल मिडिएशन के लिए कि जो ये बीटा 0 प्लस बीटा 1x प्लस बीटा 2m, ये रिलेशनशिप जो है ना, ये नॉट सिग्निफिकेंट, पी वैल्यू ये ग्रेटर देन 0.05 होनी चाहिए, क्योंकि इनसिग्निफिकेंट बना दिया इसने मॉडरेटर वेरिएबल ने अपनी प्रेजेंस में, और ये सिग्निफिकेंट होना चाहिए. तो यहाँ पर जो है पी वैल्यू ये तो सिग्निफिकेंट है, सॉरी नॉट सिग्निफिकेंट है, आई क्यू है ना, ये वाला देखिए, ये वाला आई क्यू विद द प्रेजेंस ऑफ मीडिएटर वेरिएबल सेल्फ स्टडी, ये हमारा लेस देन 0.05 है, तो ये नॉट सिग्निफिकेंट हो गए, सिग्निफिकेंट. यही कंडीशन होती है कि ये फुल मिडिएशन के लिए जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच की जो रिलेशनशिप है वो नॉट सिग्निफिकेंट बन जाए मीडिएटर वेरिएबल की प्रेजेंस में. अब हम जो है इसको उसके थ्रू करते हैं, प्रोसेस मैक्रो के थ्रू. प्रोसेस मैक्रो के तो वन स्टेप में ही ये हो जाता है. ये हम करते हैं एनालाइज, रिग्रेशन, लीनियर एंड देन सॉरी नॉट लीनियर, एनालाइज, प्रोसेस, रिग्रेशन एंड प्रोसेस. और इसमें एकेडमिक परफॉर्मेंस डिपेंडेंट वेरिएबल, IQ एक्स वेरिएबल इंडिपेंडेंट, सेल्फ स्टडी मीडिएटर वेरिएबल, एंड मॉडल नंबर 4, ये भी ध्यान में रखना हमें, मॉडल नंबर 4 एंड देन लॉन्ग वेरिएबल नेम्स, इसको टिक कर दीजिए क्योंकि वेरिएबल का नेम लंबा है 8 कैरेक्टर से, एंड देन कंटिन्यू एंड देन ओके. अब इसमें रिजल्ट हम फाइंड करेंगे कि फुल मिडिएशन कैसे हम प्रोसेस मैक्रो के थ्रू इंटरप्रेट करें. एम वेरिएबल, कुछ गलती हो गई शायद इसमें, मुझे लग रहा है. एनालाइज, ओह यहाँ देखो गलत, ये तो हमने लिया ही नहीं, सेल्फ स्टडी को हमको मीडिएटर में लेना था, ये गलती कर दी. अब इसके बाद जो है हम इसको कंटिन्यू करेंगे. आफ्टर कंटिन्यू अब आएगा, अब ये प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है, ये एसपीएस तो जल्दी से आ जाता है. ये देखिए आगे हमें जो फाइंड करना है वो ये जो हमारा ये वाला टेबल है, आउटकम वेरिएबल, जिसमें सॉरी एम एंड वाई. तो एक एक करके हम देख लेते हैं कि पहला जो है फर्स्ट कंडीशन जिसमें हमने लिया है डायरेक्ट इफेक्ट. डायरेक्ट इफेक्ट जो ये जो है y एंड x, क्या डायरेक्ट इफेक्ट हमारा सिग्निफिकेंट है या नहीं. तो ये हमारा जो है यहाँ पर इसमें p वैल्यू, तो ये नॉट सिग्निफिकेंट आ रही है बिकॉज p वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पे 0.233. ठीक है ना, तो ये हमारा डायरेक्ट इफेक्ट नॉट सिग्निफिकेंट आ रहा है किसकी प्रेजेंस में, इसकी मॉडरेटर की वैल्यू. अब जो मॉडरेटर वेरिएबल है, जैसे मैंने बताया कि स्टेप 1 जो बैरोन एंड केनी का मेथड है, सिग्निफिकेंट होना चाहिए. स्टेप 2 सिग्निफिकेंट होना चाहिए. स्टेप 3 सिग्निफिकेंट. एंड स्टेप 4 में जो रिलेशनशिप है, जो ये जो मीडिएटर, ये वाली रिलेशनशिप नॉट सिग्निफिकेंट हो, नॉट सिग्निफिकेंट, और इसकी जो रिलेशनशिप है मीडिएटर की, ये सिग्निफिकेंट हो. तो चेक करते हैं इसको, देखिए ये रहा एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हमारा क्या है, नॉट सिग्निफिकेंट बिकॉज पी वैल्यू 0.2366, तो ये नॉट सिग्निफिकेंट आ गया. और ये वाली वैल्यू सिग्निफिकेंट होनी चाहिए 0.00, ये हमारा सिग्निफिकेंट आ गया. तो इस तरीके से जो है हम ये कह सकते हैं कि ये केस फुल मिडिएशन का है. तो थैंक यू वेरी मच. तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं. यू आर मोस्ट वेलकम. Thank you so much, sir. If any participant has any query, you can go for it. If anyone has any question. Sir, हाँ sir,
Sir, you are using two mediator option in SPSS. What is the difference between the two? टू मीडिएटर ऑप्शन मतलब एक ऊपर जो शो होता है सर, एक तो आपने अभी जो लिया था, एक आप पहले जो मॉडरेटर में आपने यूज किया था वो नीचे वाला ऑप्शन, इन दोनों ऑप्शन में मतलब क्या डिफरेंस? अच्छा, समझ गया। ये वाला जो आप कह रहे हो ना, ये देखिए, ये प्रोसेस मैक्रो के थ्रू जब हम करते हैं ना, हाँ जी, ये एक मिनट, इसकी आप बात कर रहे हैं। पहले ये लिया हमने, पहले वाले में नीचे लिया था, है ना? यस। हाँ, देखिए एक बात ध्यान रखिए, जब हम मॉडरेटर वेरिएबल लेंगे मॉडरेटर का इफेक्ट जानने के लिए, तब तो मॉडरेटर वेरिएबल को हम यहाँ पर लेंगे, मॉडरेटर वेरिएबल W में, ठीक है ना? और यहाँ पर फिर मॉडल नंबर 1 लेंगे, क्योंकि ये जो प्रोसेस मैक्रो जो बनाया एंड्रयू वीस ने, ये 1 मॉडल जो है हमारा, इसका मतलब है मॉडरेटर, तो मॉडरेटर वेरिएबल हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे इसमें, है ना? और जब हम मीडिएटर के लिए मीडिएशन का इम्पैक्ट देखना चाहते हैं, तब ये मॉडल नंबर 4 होगा, और ये जो है मीडिएटर को हम यहाँ पर लेंगे। तो मीडिएशन और मॉडरेशन में तो जो बेसिक डिफरेंस हमने आपको बताया था कि मीडिएशन का जो पर्पस होता है वो अपनी प्रेजेंस में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशन को इनसिग्निफिकेंट बना देता है, ठीक है ना? और मॉडरेटर का जो वो होता है रिलेशनशिप, वो क्या करता है कि वो स्ट्रेंथ को, जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो स्ट्रेंथ है, रिलेशनशिप है उनकी, उसको कम या ज्यादा कर देता है। तो मीडिएटर का और मॉडरेशन में बस यही डिफरेंस है कि वो स्ट्रेंथ को चेंज करता है मॉडरेटर वेरिएबल, जैसे गैस को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, मॉडरेटर वेरिएबल वो करता है काम। और मीडिएटर क्या करता है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिलेशनशिप को इनसिग्निफिकेंट बना देता है अपनी प्रेजेंस में। बस ये बेसिक डिफरेंस है इसमें। एनी क्वेश्चन? और ओके, मीडिएशन और इनका जो डायग्राम हमने बताया, ये जो है इनका जो डायग्राम आप पूछ रहे हो, मीडिएशन में डायग्राम, मीडिएशन एंड मॉडरेशन का जो डायग्राम है, ये देखिए, ये मीडिएटर का ये डायग्राम जो है मीडिएटर का है। मीडिएटर में जो एरो होगा, या मैं यहाँ से भी शो कर देता हूँ, ये जो है ये मीडिएटर का डायग्राम है ना? x to y एंड x इनडायरेक्टली इफेक्ट टू y, x m एंड y। तो ये तो जो डायग्राम होगा मीडिएशन का होगा, और मॉडरेटर का जो डायग्राम है वो हमारा ये वाला होगा, ये हमारा मॉडरेटर का डायग्राम। स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग में भी हम वैसे ही ड्रॉ कर सकते हैं, मीडिएशन मॉडरेशन। देखिए, स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग में, जैसे हमने कल पिछले वाले लेक्चर में बताया था मीडिएशन का और मॉडरेशन का, स्ट्रक्चरल, देखिए मॉडरेशन जब हम स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग में करते हैं तो उसमें कैटेगरिकल वेरिएबल लेंगे 2, उस फाइल को स्प्लिट कर लेंगे जेंडर के बेसिस पर। अगर आप देखना चाहते हैं कि सेम मॉडल डिफरेंट है जेंडर वाइज या नहीं, मतलब मेल फीमेल के लिए, तो उसमें फाइल स्प्लिट करके 2 रिजल्ट आ जाएंगे हमारे मॉडरेशन के लिए, ठीक है? और अगर हमें मीडिएशन में करना है, तो मीडिएशन का तो जैसे थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर को अगर हम लें, तो उसमें जो परचेज इंटेंशन है वो मीडिएटर वेरिएबल हो गया, बिकॉज एटीट्यूड, सब्जेक्टिव नॉर्म, परस्यूट, बिहेवियरल, जो हमारे वो है कंट्रोल, तीनों एक्सोजीनियस वेरिएबल कंट्रीब्यूटिंग टू दी परचेज इंटेंशन एंड फर्दर परचेज इंटेंशन कंट्रीब्यूटिंग टू दी परचेज बिहेवियर। तो यहाँ पे हमारा ये मीडिएशन इफेक्ट होगा, परचेज परचेज इंटेंशन है मीडिएटर। और वैसे इसी मॉडल को, इन्हीं जो मॉडल हमने बनाया है, सेम मॉडल को हम लोग स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग के थ्रू भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो इसमें जो है स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग में, जैसे एक हमने लिया एकेडमिक परफॉर्मेंस, दूसरा जो इंडिकेटर लिया हमने एज, और तीसरा जो हमने लिया है वो मॉडरेटर, सॉरी मीडिएटर वेरिएबल वेट। तो उसको ऐसे ही ड्रॉ करेंगे जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये देखिए इस तरीके से, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसके बाद जो है फिर हम उसमें स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग में परफॉर्म कर सकते हैं। मैक्रो, ये क्वेश्चन है सीमा का, सर कैन वी शो द एनालिसिस डन थ्रू मैक्रो इन द पेपर? यस। अरे ये एक्सेप्टेबल क्यों नहीं होगा? ये तो बनाया ही इसलिए है क्योंकि जो प्रोसेस मैक्रो में हम लोग जो कॉम्प्लेक्स मॉडल होते हैं वो कर पाते हैं, क्योंकि जो रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू हम लोग जो कॉम्प्लेक्स मॉडल हैं मॉडरेशन और मीडिएशन के, वो परफॉर्म नहीं कर पाते।
इसीलिए जो है हम लोग जो प्रोसेस मैक्रो का यूज़ करते हैं अपने मॉडल्स को परफॉर्म करने के लिए। और इसका जो डिटेल में हमने एंड्रयू हीस की जो बुक है वो भी शेयर की है, आप लोग उसको भी डिटेल में पढ़ लीजिए तो उससे फ़ायदा मिलेगा।